मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी, तो देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी का सिंबल जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू या कभी कभी ई के फॉर्म में भी दिया जाता है। यू या तो ई के फॉर्म में इंटरनल एनर्जी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? द सम ऑफ, हम यहाँ पर सभी टाइप के एनर्जीज का सम लेने वाले हैं। द सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ energies possessed by the system. Sum of all type of energies possessed by the system is known as internal energy. इंटरनल एनर्जी आई, इसको सिंबलाइज किया जाता है यू से। जो इंटरनल एनर्जी का सिंबल है वो है यू। तो किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल टाइप के एनर्जीज पोजेस्ड होते हैं उसका सम जो है वो इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से टाइप के एनर्जीज प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पहला है उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी, अब इसको मैं समझाऊंगा अभी। उसके बाद है उसके पास रोटेशनल एनर्जी, उसके बाद उसके पास है ई वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टाइप्स के एनर्जीज जो है वो मॉलिक्यूल के पास, केमिकल एनर्जी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के जो भी एनर्जीज प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के पास, उन सभी का अगर हम सम कर ले तो जो हमें चीज मिलती है उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी यू। अब यहाँ पर समझना, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यू। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड the absolute value of internal energy, but changes of internal energy, that is delta U, are found and are more important also। अब समझना इस चीज को बच्चों, किसी भी सिस्टम का यहाँ पर कितने टाइप के एनर्जीज पॉसिबल है वो हमारे पास फाइंड आउट करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू खाली यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आप इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लो कि अगर मैं वेइंग मशीन पे हूँ, ठीक है, तो वेइंग मशीन जो है वो इनिशियल आपका वेट कितना दिखाएगा? 0.0 किलोग्राम। अगर उसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा हो जाता है और उसका वेट जो है वो 70 किलोग्राम है, तो ये क्वांटिटी भी एक्चुअली डिफरेंस ही तो दिखा रही है, 70 किलोग्राम माइनस 0। क्यों? क्योंकि मास का भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी आप जो वेट गिन रहे हो दैट इज एक्चुअली डिफरेंस ओनली, बट ये डिफरेंस जो है वो इस वैल्यू के बराबर ही क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपने 0 कंसीडर कर ली है। लेंथ भी ऐसा ही है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल 0 ले रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता, इसका इनिशियल वैल्यू 0 नहीं ले सकते। इसीलिए हम चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा यू मतलब U2 माइनस U1, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी की बात करें बच्चों, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का जो वैल्यू है
that is equal to U2 minus U1. The change in the internal energy delta U is nothing but equal to U2 minus U1. That is U2 क्या है? U2 is internal energy in final state. जो फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी है वो है U2 और U1 जो है that is internal energy in इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है वो है डेल्टा यू। अब बच्चों याद रखना यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, वो आप दो चीज़ों की मदद से कर सकते हो। पहला है U और दूसरा है W। अब समझना, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आगे जाके इस चीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो उसके अंदर हीट ऐड कर दो या तो उस सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो। हीट ऐड कर रहे हो मतलब Q पॉजिटिव, वर्क सिस्टम के ऊपर कर रहे हो तो भी अगेन पॉजिटिव। अब समझना बच्चों, ये जो है ना वो कुछ पर्सन को हेल्प करने जैसा ही है। अगर आपको किसी पर्सन को हेल्प करना है तो क्या करोगे? उसको डायरेक्ट पैसा दे दो, क्यों? यहाँ पर आपका पैसे के बराबर है। या तो उसका कोई काम कर दो, वर्क। समझ में आ रहा है? तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। उस सिस्टम को आप हीट सप्लाई कर दो, उस सिस्टम के पास आप थोड़ा एनर्जी दे दो, हीट दे दो, या तो फिर उस सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो कहने का मतलब कि किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। पहला है सिस्टम को हीट सप्लाई करके और दूसरा जो है ना वो है सिस्टम के ऊपर वर्क करके। तो ये जो चीज़ है वो हमारी इंटरनल एनर्जी के केस में ख़त्म हो जाती है। अब हम इंटरनल एनर्जी के बेसिस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर जो मैंने ये इक्वेशन लिखा है उसको खास कंसिडरेशन रखिएगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बच्चों दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ समझना है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है दैट इज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आपने लोअर स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed। एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट द एनर्जी कैन बी converted into one form to another form। एनर्जी को सिर्फ आप एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, और we can write के total energy of the universe remains constant। जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पर हमने जो इंटरनल एनर्जी में इक्वेशन डिराइव किया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, हम लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज, देखिए यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन तो लिखा है, इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ही है, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने हैं, ठीक है, हम लोग स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो स्पेशल केसेस में जो आपका पहला केस है दैट इज अपॉन कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर W का वैल्यू क्या होगा, तो W इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो इक्वेशन 1 जो है वो कैसा होगा, द इक्वेशन 1 इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V। द डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P delta V, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन विच इज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम अगर सेकेंड केस को इधर इंक्लूड कर दें, ठीक है, समझना, मैं इसी एक रीजन में ही सेकेंड केस को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, उसके पहला आइसोक्लोरिक प्रोसेस के लिए इसके पहला जो प्रोसेस था वो आइसोबारिक प्रोसेस था। तो देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा वी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी वाला टर्म जीरो है तो कहने का मतलब W जीरो हो जाएगा, W इज जीरो। सो वॉट एवर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज कमिंग दैट इज ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अच्छा, जो थर्ड केस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस जो थर्ड केस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि Q इज इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब कि डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू द वर्क, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिए, उसके साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस भी देख लिए। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में समझ लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको हीट और वर्क को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है उसके बारे में डिनोट करता है आइडिया, ठीक है। जब आप Q और W कब आपको पॉजिटिव और कब आपको नेगेटिव लेना है वो आपको साइन कन्वेंशन जो है बता देता है। तो देखो बेसिकली ये चीज़ याद रखो कि सपोज करो कि मेरा एक पर्स है, पर्स के अंदर अगर कुछ चीज़ इन हो रही है तो वो प्लस होगी क्योंकि समथिंग ऐड हो रहा है ना, और उसका ऑपोजिट अगर उसमें से कुछ सिस्टम या कुछ भी कंटेंट बाहर जा रहा है तो माइनस होगी। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी, ठीक है। तो पहला हम लोग टाइटल दे देते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आपको पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। अगर हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर कॉलम बना देते हैं। अगर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है या वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, हीट अगर किसी प्रोसेस में रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव ली जाती है, और अगर वर्क सिस्टम के मदद से होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वो भी आपका नेगेटिव लिया जाता है। तो साइन कन्वेंशन में हम इतना याद रखेंगे कि अगर हीट एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव है क्योंकि अंदर आया ना, एब्जॉर्ब मतलब फर्श के अंदर आई कुछ चीज तो पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगेन वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है मतलब अगेन आपके पर्स में कुछ चीज आया तो पॉजिटिव। हीट रिलीज मतलब देखो पर्स में से बाहर गया तो वो नेगेटिव।
वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क जो है ना वो डन बाय द सिस्टम है, मतलब अगेन आपके पर्स में से कुछ बाहर गया है तो वो भी आपका नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके साइन कन्वेंशन के बारे में। अब हम एंथैल्पी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जनरली एंथैल्पी जो है ना वो किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट कंसीडर किया जाता है। टोटल हीट कितनी है सिस्टम के अंदर वो एंथैल्पी की मदद से पता चलता है। एंथैल्पी जो है उसको सिंबलाइज किया जाता है H से, एंड दैट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब इसको बहुत ही तगड़े कंसेप्ट की मदद से समझते हैं, एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी इज total energy content of the system, total energy content of the system। इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं H से, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन, इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं H से। अच्छा, अब यहाँ पर एंथैल्पी इज sum of internal energy U and pressure volume product, pressure volume product। ये भी आपका एनर्जी है जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, बस इतना सा समझा के एंथैल्पी को डिस्कस करना चालू कर देते हैं, जो गलत है, समझना। एंथैल्पी आपका सम है U और P डॉट V। अब देखो ये U जो है ना वो तो आपका इंटरनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल के पास पहले से जो एनर्जी था वो आपका इंटरनल एनर्जी, तो वो तो आपका सिस्टम के एनर्जी कंटेंट के अंदर आएगा नहीं। अब P डॉट V कैसे आ गया वो समझना। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स पहले से ही तो नहीं थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, कुछ प्रेशर और वॉल्यूम नेचर ने लगाया, हमने लगाया ताकि ये बाजू बाजू में आकर बैठ सके। तो जो प्रेशर हमने लगाया है, जो वॉल्यूम चेंज आया है, वो इसके अंदर कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क या प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के फॉर्म में दिखाते हैं। तो एंथैल्पी H का जो इक्वेशन है वो अब किसके बराबर हो जाएगा, U प्लस PV, ठीक है। एंथैल्पी H का जो इक्वेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, U प्लस PV। अब बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है उसको याद करो। हमने क्या समझा कि इंटरनल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, इसीलिए एंथैल्पी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना। एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हम लोग एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, बट चेंजेस इन एंथैल्पी को हम लोग निकाल सकते हैं। एंथैल्पी चेंजेस को हम लोग निकाल सकते हैं। एंथैल्पी चेंजेस को जनरली डेल्टा H की मदद से दिखाया जाता है। डेल्टा H जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, H2 माइनस H1। अब यहाँ पर H2 क्या होगा, तो इस इक्वेशन की मदद से आप देखिए, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस प्रेशर PV1। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस occur at कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। समझना इस चीज को, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर जितना, या कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, कैसे। तो देखो एक बार रिएक्शन जो है वो चालू हो जाए, इनिशियल रिएक्शन जब चालू होती है तब प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है, बट एक बार रिएक्शन अपनी आगे बढ़ रही है तो उस दौरान टेम्परेचर के अंदर चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं, बराबर। तो कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। तो इस केस में मैं फाइनल स्टेट को कैसे लिख सकता हूँ, या फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी है उसको H2 दे लिख रहा हूँ, तो H2 इज नथिंग बट इक्वल टू U2 प्लस PV2।
क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने P की जगह पे P लिखा है, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। और उसी तरीके से जो इनिशियल स्टेट था उसके लिए जो एंथैल्पी H1 है दैट इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 में से 2 को निकाल दो, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन V2 माइनस V1। इस चीज़ को गहराई से आप समझ लेना, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस इक्वेशन को आपको खास समझना है, ये इक्वेशन आपके बहुत ही काम का है, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन भी डेवलप करते हैं। चलिए, तो पहला इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अभी हमारा जो एंथैल्पी का डिस्कशन है वो कंटिन्यू है। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद कर रहे हैं, समझना बच्चों। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गया आपका। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। ब्रैकेट में लिख दो एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग P डेल्टा V को इधर लेके आ रहे हैं, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू QP। अब इक्वेशन को नंबर दे दीजिए यहाँ पर आपका 4। इक्वेशन 4 और 3 को कंपेयर कीजिए, देखिए एक साइड कॉमन है दोनों की, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो अदर साइड कैन बी कंपेयर्ड। सो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 what we can write, delta H is equal to QP। बच्चों याद रखो, हमने एक ऐसा इक्वेशन इसके पहले इंटरनल एनर्जी में भी डिराइव किया था। वहाँ पर ये जो इक्वेशन था वो था डेल्टा U is equal to QE। तो हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज, और हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज। तो बहुत सारे बच्चों को मन में क्वेश्चन आएगा कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिराइव करने ही वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग चिंता ज़्यादा नहीं करेंगे। बट अगर हमें यहाँ पर एंथैल्पी चेंज का डेफिनेशन देना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट द हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका डेफिनेशन इधर लिख देते हैं, delta H is heat absorbed at constant pressure। delta H is nothing but equal to the heat absorbed at constant pressure। अब हम लोग डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हो गया डिटर्मिनेशन। उसके बाद हमने उसके पहले हमने एंथैल्पी के बारे में भी समझ लिया था, ठीक है। अब हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, या इसको रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी भी बोला जाता है। द रिलेशन बिटवीन internal energy delta U and
एंथैल्पी डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। तो अब आपको पता है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में ये रिलेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इस चीज को आप लोग जानते हो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इक्वेशन जो है वो बनता है, हमने पहले भी समझा हुआ। अब हम यहाँ पर अगर आइडियल गैस इक्वेशन ले, फ्रॉम ideal gas equation what we can write, PV is equal to nRT। अगर गैस आपका आइडियल नेचर का है तो PV is equal to nRT लिया जा सकता है। हमने पहले भी समझा था कि most of the reactions are occurring at constant pressure and temperature, तो if pressure and temperature are constant, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग इनिशियल कंडीशन में या इनिशियल स्टेट में PV1 इज इक्वल टू N1RT लिखेंगे, और जो आपका फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट, उसके लिए PV2 इज इक्वल टू N2.R.T लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम इक्वेशन 3 माइनस 2 करें, इक्वेशन 3 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या होगा आपका PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2RT माइनस N1RT। तो बेसिकली दिस इज P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT कॉमन इंटू ब्रैकेट N2 माइनस N1। तो P डॉट डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N, मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट लगा रहा हूँ GRT। तो हम लोगों को P डेल्टा V का रिलेशनशिप जो है वो मिल गया है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, डेल्टा एन जी आर टी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नथिंग बट N2 माइनस N1। जी जो है वो गैसेस दिखाता है, तो इट इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन गैसियस प्रोडक्ट्स एंड द गैसियस रिएक्टेंट्स। जी जो है वो आपका गैसियस रिएक्टेंट्स दिखाता है। अब ये तो बात जो है वो गैसेस क्लियर हो गई क्योंकि हमने गैस इक्वेशन लगाया हुआ है। कुछ बच्चों को मन में क्वेश्चन होगा कि सर सॉलिड और लिक्विड हो तो उसके लिए क्या, तो देखो बच्चों, सॉलिड और लिक्विड के लिए हमेशा मेरी बात को याद रखना कि आपका जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 0 होगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैसेस के मोल्स के चेंज के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। गैसेस के अंदर ही डेल्टा एन जी का कंसेप्ट जो आता है, मोल्स का चेंज जो है वो आता है। डेल्टा एच और डेल्टा यू सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एक ही होते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एन जी 0 होता है। डेल्टा एन जी में सिर्फ और सिर्फ आप गैसियस प्रोडक्ट्स में से गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का ज़्यादा समझ लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको डेल्टा एन जी जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाए और डेल्टा एन जी का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। ये इक्वेशन आपका डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। चलिए अब इन दो प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको डेल्टा एन जी कैसे निकाला जाता है उसका आइडिया आ जाए। देखो हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस will give you 2HI गैस, ठीक है। इसके लिए हमें डेल्टा एन जी निकालना है। तो डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर गैसेस। प्रोडक्ट में एक ही है जिसके मोल है 2,
रिएक्टेंट के अंदर 2 है, दोनों के मोल है 1 और 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 + 1, तो डेल्टा एन जी जो है वो 0 आ गया। देखो डेल्टा एन जी जो है वो 0 आ गया। कहने का मतलब कि इस इक्वेशन के लिए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी और चेंज इन द एंथैल्पी एक ही है। ठीक है, चलो हमने ये पहला केस देखा। अब यहाँ पर दूसरे केस के अंदर लेट अस सपोज कि मैं एक ऐसी रिएक्शन ले रहा हूँ जिसके अंदर ए और बी जो है वो कंबाइन होकर के सी और डी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ए का सॉलिड फॉर्म ले रहा हूँ, बी का सॉलिड फॉर्म ले रहा हूँ, सी का सॉलिड फॉर्म और डी का सिर्फ गैस फॉर्म ले रहा हूँ। तो इस प्रोसेस के लिए अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे, डेल्टा एन जी, तो बच्चे यहाँ पर जो है वो क्या लिखेंगे 1 + 1, लेकिन इसका जो मोल है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मोल आपको नहीं गिनने हैं, सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मोल गिनने हैं। तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट एक ही है तो इधर 1 लिख दिया। यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट गैसियस नहीं है, इसीलिए इधर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एन जी है वो 1 आ गया। अब हम एक और रिएक्शन समझते हैं जिसके अंदर आपका डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव है, वो क्लियर आइडिया आ जाएगा। आप याद रखो कि आपको सॉलिड्स और लिक्विड्स का डेल्टा एन जी नहीं गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए गैस और बी गैस कंबाइन होकर के सी लिक्विड बना है। तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा एन जी कैलकुलेट करूं तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक भी नहीं आएगा, 0, क्योंकि वो लिक्विड है। यहाँ पर दोनों ही गैसेस है, इसलिए 1 + 1, तो इसका मतलब कि इसके लिए डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर होगा। अब समझना बच्चों, अगर डेल्टा एन 0 है या डेल्टा एन जी ही लिखता हूँ, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 है, तो उस केस में जो डेल्टा एच है वही आपका डेल्टा यू है। इक्वेशन याद करो, इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पर क्योंकि डेल्टा एन जी 0 हो गया है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन के अंदर आप इसको लेस देन 0 रखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच डेल्टा यू में से कुछ पोर्शन कम करने पर डेल्टा एच मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में से डेल्टा यू ग्रेटर है। अगर डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन 0 है तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लेस देन 0 है तो ये टर्म नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू में से कुछ चीज को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एच आएगा। डेल्टा यू में से कुछ चीज को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा एच आएगा। मतलब बड़ा कौन हुआ? डेल्टा यू। ऐसा समझो कि इसको इधर लेके आओगे तो डेल्टा यू जो है वो डेल्टा एच से भी समथिंग वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो डेल्टा यू जो है इस केस में बड़ा आएगा। और उसका रिवर्स सोचो, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस पॉजिटिव को इधर लेके आओ तो आपको समझ में आएगा कि डेल्टा यू डेल्टा एच से थोड़ा सा छोटा है। तो इन सच अ केस डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो ये हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू पढ़ लिया, डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया, साथ साथ में डेल्टा एन के डिफरेंट केसेस को भी समझ लिया। डन है। रेस्ट ऑफ द चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं।